सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि 2-4 दिन से सर्दी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्यों ना एक रूम हीटर ले आते। रूम हीटर? चल ठीक है, आते वक्त ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आ गए आप देवर जी, आ गए आप। और ये क्या उठा लाए आप? वो भाभी, ये रूम हीटर है। अरे वाह देवर जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे पिछले 4-5 दिनों से मैं आपके भाई से कह कह के थक गई, लेकिन अच्छा हुआ कि आप ले आए। वो क्या है कि मुन्ना अभी बहुत छोटा है और 4-5 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। अब लेकर ही खड़े रहोगे या इसे चलाकर भी दिखाओगे? चलो मेरे रूम में लगा दो। ठीक है भाभी, आप चलो, मैं अभी लाता हूँ। अरे यार, अब मुझे कैसे पता था कि भाभी को भी हीटर चाहिए? अब मुझे थोड़ी ना पता था कि उनके दिमाग में भी हीटर चल रहा है। पर मेरे दिमाग का तो पता था। अरे यार, कैसी बातें कर रही है? अरे मुन्ना बहुत छोटा है अभी, और तुमसे ज्यादा मुन्ने को ठंड लगती है। अब मैं भाभी को कैसे मना कर देता कि ये मैं उनके लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। चलो मान लिया कि आपको अपनी भाभी से बोलने में शर्म आ रही थी कि आप ये हीटर मेरे लिए लेकर आए हो। कम से कम ये तो बोल सकते थे कि ये हीटर मैंने मंगाया है। और मुझे पता है कि आपको मुझसे ज्यादा अपनी भाभी की चिंता है, तो आप उनके लिए दूसरा ले आते। अरे यार मधु, तू भी कमाल करती है। अरे कौन सा भाभी सारा दिन हीटर को अपने रूम में लगा कर रखेंगी? जब तुझे जरूरत हो तो मांग लेना उनसे। मैं आपको भिखारी नजर आती हूँ जो किसी से कुछ भी मांगूंगी? बस मधु, अब बहुत हो गया। कल मैं तुम्हारे लिए दूसरा हीटर ला दूंगा। मुझे नहीं चाहिए दूसरा हीटर। और बात सिर्फ हीटर की नहीं है, बात प्रायोरिटी की है, जो सिर्फ आप अपने परिवार को देते हैं, मुझे नहीं। देखो मधु, अब तुम बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हो। घर परिवार में मिलजुल कर रहा जाता है और बड़ों का सम्मान किया जाता है। और भाभी मुझसे बड़ी हैं। अगर तो क्या हो गया अगर उन्होंने मुझसे कोई चीज ले भी ली? और अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें ज्यादा सर्दी है, तो तुम भाभी के रूम में चली जाना, भाभी से मांग लेना। इसमें भिखारी वाली कौन सी बात हो गई? लेकिन तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो झगड़ा करना था। तुमने ये पहले ही सोच रखा था। और ये आज का नहीं है। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ, किसी ना किसी बात को लेकर बैठी रहती हो। और आज आज एक नई बात तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता मैं। बस बहुत हो गया, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये लो भाभी, इसमें 5,000 रुपए दूध वाले के, 280 रुपए अखबार वाले के, और 200 रुपए कूड़े वाले के, और 12,000 रुपए राशन के लिए हैं भाभी। और देवर जी बिजली का बिल? भाभी, बिजली का बिल इस बार मैंने ऑनलाइन भर दिया। देवर जी मैं वो कह रही थी कि कुछ रुपए मुझे और दे देते तो मैं मुन्ने के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आती। ये लो भाभी, 5,000 रुपए। बस हो गया ना भाभी? अब तो नहीं बचाना कुछ? नहीं नहीं, अभी कैसे? मेरा मतलब है मेरे पैसे। मधु, तुम्हारे कौन से पैसे? हाँ दीदी, वो जैसे आप दूध वाले को, अखबार वाले को, कूड़े वाले को, हर किसी को पैसे देते हो हर महीने, तो मेरी भी तो सैलरी बनती है। मधु, तुम्हारी सैलरी किस बात की? हाँ भाभी, जैसे ये लोग पूरे महीने अपना काम करते हैं, वैसे मैं भी तो पूरे महीने अपना काम करती हूँ इस घर में। मधु, तुम शायद भूल रही हो, तुम इस घर की बहू हो, इस घर का सदस्य हो। तो काम, ये तो सब बहू के फर्ज होते हैं, तो बहुओं को तो घर में काम करना ही पड़ेगा। और मधु, शादी के बाद बहू को घर के काम करना ही होता है, उसका फर्ज होता है, और उसकी कोई सैलरी नहीं होती। दीदी, पहली बात तो ये कि मैं पैसे आपसे नहीं, अपने पति से मांग रही हूँ। किस चीज की शॉपिंग करनी है तुम्हें? अभी 2.5 महीने तो हुआ है तुम्हारी शादी को। कौन सी चीज खत्म हो गई जिसकी तुम्हें शॉपिंग करनी है? और अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं मंगवा कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? दीदी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मंगवा लूंगी। मेरे पति नौकरी करते हैं, आपके पति की तरह बेरोजगार नहीं है।
और दीदी, आप मुझे बताइए, आपके और जेठ जी के बीच में जो भी बातें होती हैं, क्या मैं उनके बीच में कभी बोलती हूँ? तो फिर आप क्यों मेरे और मेरे पति के बीच में नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? अरे माँ के जाने के बाद मैंने भाभी को ही माँ माना है, और तू ऐसी बातें करती है मेरी भाभी से? अभी के अभी माफी मांग भाभी से, अभी के अभी भाभी से माफी मांगो। रहने दो देवर जी, जाने दो। आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इससे मैं बाद में बात कर लूंगी। ये अभी नई नई है तो इसे पता नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता है, मैं इसे समझा दूंगी। आप जाइए। नहीं मम्मी, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी मम्मी। या तो आप भाई को भेज दो, नहीं तो मैं खुद ही आ जाती हूँ, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी मम्मी। बेटा, तेरी जेठानी तो चाहती ही यही है कि तू वहाँ से चली जाए। और बेटा, मैं तो तेरे भाई को भेज दूंगी तुझे लाने को, और वो ले भी आएगा तुझे। लेकिन जरा हिम्मत से काम ले, बुद्धि से काम ले बेटा। अरे अरे, जब तेरी जेठानी तेरे वहाँ रहते हुए तुझे नहीं रहने दे रही चैन से, तो सोच अगर तू यहाँ चली आएगी, फिर तो वो तेरे पति को भड़का भड़का कर तेरे पति को भी तेरा नहीं रहने देगी। फिर तू क्या करेगी? अच्छा मम्मी, तो मैं पिटती रहूं यहाँ पर? आपको पता है मम्मी, आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और फिर से उठाएंगे। आप समझती क्यों नहीं मम्मी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। और भड़काती है तो भड़काए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी मम्मी। किसने कहा तू पिटती रहेगी? अरे कल आएंगे तेरे पापा और भैया, समझा कर जाएंगे अच्छी तरह से, तेरे पति को भी और उस बुढ़ऊ को भी, तेरे ससुर को। अरे सास नहीं है तो क्या हुआ, ससुर तो है, उस बुढ़ऊ को दिखाई नहीं देता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। और बेटा, सबसे बड़ी गलती तो दामाद जी की है। देख मधु बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, जो भी कहूँगी तेरे अच्छे के लिए कहूँगी। अरे तू अपनी जेठानी की वजह से अपना पति पत्नी का रिश्ता मत खराब कर। अरे वो तो चाहती ही यही है। अरे सोच बेटा, उसने, तेरी जेठानी ने इतने सालों से अकेले ही संभाल रखा है घर को, वो तेरी सास नहीं है ना, इसलिए तो अब वो चाहती है कि अब भी आगे भी वो वही करे। लेकिन अब तो तू आ गई है, तो ऐसा तो वो, लेकिन बेटा अब तुझे उस घर में अपनी जगह बनानी है, और धीरे धीरे टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। 2-4 साल में जब तेरे बाल बच्चा हो जाएंगे तो देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेटा ऐसे वक्त में गुस्से से नहीं, हिम्मत से काम लेते हैं, थोड़ा प्यार से और हिम्मत से काम ले बेटा, देखना सब ठीक हो जाएगा। और देख बेटा, ये तेरा मायका है, यहाँ तू जब चाहे तब आ जा और जितना मन चाहे उतना रुक के जा। लेकिन बेटा अब तेरी शादी हो गई है, तेरा घर तो तेरा ससुराल ही है ना, तो तू अपनी ससुराल में अपनी जगह बना बेटा। और ऐसे ही मैं तुझे हर 2 दिन में अगर यहाँ बुलाती रहूँगी तो तेरी जगह वहाँ पे कभी नहीं बन पाएगी बेटा। और तेरी जेठानी तो चाहती ही यही है कि वो ही सब कुछ संभाले अकेले। बात को समझ बेटा, गुस्से से काम ना ले, अपना घर बसा। और जब दामाद जी गुस्से में हुआ करे ना, तो उनसे ज्यादा बहस मत किया कर। और देख तू चिंता बिल्कुल मत कर, देखना कल तेरे पापा कैसे समझाते हैं उन सबको। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बातें अपने मायके में बताने की? तेरे भाई का फोन आया था, धमकी दे रहा था वो मुझे। अरे तूने एक पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी है मेरी। माना कि मेरा गुस्से से हाथ उठ गया, लेकिन तूने मायके में बता दिया फोन करके। मेरी इज्जत नहीं छोड़ी तूने बिल्कुल भी। अगर आपको इतनी ही चिंता थी अपनी इज्जत की, तो आप मुझ पर हाथ नहीं उठाते। और अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो क्या मैं अपनी मम्मी को नहीं बताऊंगी? क्या क्या तूने अपनी ससुराल की बातें अपने घर पर भी बता दी? अरे तुझे इतनी तो अकल होनी चाहिए कि अपने ससुराल की बुराई करने से तेरी खुद की भी बेइज्जती होगी। और अब ये है तेरा घर, तेरा मायका नहीं है तेरा घर।
अब यही से होगा तेरा गुजर बसर। अरे अपने घर की छोटी मोटी बातें अपने मायके में कौन बताता है भला? पति पत्नी के बीच हजारों बातें होती है, और तेरे जेठ जी ने भी मुझे कई बार हाथ उठाया है मुझ पर, लेकिन मजाल है मैंने अपने मायके में किसी को भी बताया हो, क्योंकि मुझे पता है कि अब यही मेरा घर है, ना कि मेरा मायका। और अगर पति की बेइज्जती होगी तो उसमें मेरी भी तो बेइज्जती होगी ना। और पति की ही इज्जत से पत्नी की इज्जत होती है। और तेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, और तूने अभी से देवर जी को बुरा बना दिया अपने मायके में। अब क्या इज्जत करेंगे देवर जी की तेरे मायके वाले? देखिए जी, जो हुआ आज उसके लिए सॉरी। अब जब आप ऑफिस गए थे तभी मम्मी का फोन आ गया, तभी मैंने बता दिया। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। देख, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, और तूने आज वही गलती की है। अरे देवर जी की बेइज्जती करा दी आज तूने अपने मायके में। देखो भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब इसको भी इसकी गलती का एहसास हो गया है, तो अब बेकार में बात को क्यों बढ़ाना, छोड़ो। पर देवर जी, मैं तो बस। कोई बात नहीं भाभी, जो हो गया सो हो गया। अब आप भी जाकर आराम करो और हमें भी करने दो। सॉरी मधु, मुझे भी तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, तू मुझे इरिटेट ही इतना कर देती है कि गुस्से में मेरा हाथ उठ ही जाता है। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तू ना पैकिंग कर ले, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से। शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए, तो हम कल ही चलेंगे घूमने। तू पैकिंग कर ले, तू पैकिंग कर ले, तब तक मैं एक बार पापा और भैया को बता के आता हूँ। शायद माँ सही कह रही थी कि हमें दूसरों की वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हेलो, और बताओ दीदी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बस मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि कब आ रहे हो आप यहाँ पे, या फिर हाथ से जब सब निकल जाएगा तब आओगे? क्या क्या भाभी, मैं समझी नहीं, कुछ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? अरे समझ में तो मुझे भी नहीं आया था, आजकल जादू चल रहा है, जादू आपकी छोटी भाभी का छोटे भाई पर। क्या भाभी, क्या कह रही हो आप? हनीमून पर जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर? अरे एक बार आपको बताना जरूरी भी नहीं समझा फोन करके? अरे आप तो बड़ी हो सबसे इस घर में, लेकिन फिर भी एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। और उस महारानी को देखो कैसे फटाफट तैयार हो गई, और उसने भी नहीं बताया, वो तो देवर जी बता कर गए अभी अभी मुझे, तो मुझे पता चल गया, वरना वो महारानी तो बताने वाली ही नहीं थी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है वहाँ पर? तभी तो दीदी, आजकल तो उस महारानी के जमीन पर पैर नहीं लगते। अरे बहुत ही पंख लग गए हैं उसके, और लगे क्यों ना, देवर जी उसकी हाँ में हाँ जो मिलाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, उड़ लेने दो, ऐसे पंख काटूंगी उसके कि दोबारा उड़ने के काबिल नहीं बचेगी। लेकिन दीदी उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, आप वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक तो उड़ जाएंगे वो दोनों। अच्छा, कब की फ्लाइट है उनकी? कल की ही है। तो भाभी कितने बजे की है? कल शाम की है। तो ठीक है भाभी, मैं आपको जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करना। ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी, आप बस जल्दी से आ जाना। अब देखती हूँ देवरानी जी कैसे जाती हो हनीमून पर। अरे मैं भी तो इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, किसी ने भी एक दिन के लिए भी नहीं भेजा था मुझे घूमने। और ये वही देवर है जिसे टाइम पर कपड़े चाहिए थे, टाइम पर लंच चाहिए था, सब कुछ टाइम पे चाहिए था, और अब अपनी बीवी को घुमाने ले जा रहा है बाहर। देखती हूँ कैसे जाते हो तुम दोनों। और बताओ देवरानी जी, हो गई पैकिंग? हाँ दीदी, बस हो ही गई। तो एक काम कर, अब जो भी तूने बैग पैक किए हैं ना, उन्हें वापस खोल दे। लेकिन क्यों दीदी? वो इसलिए कि अंजलि दीदी का फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हैं। हाँ दीदी, तो इसमें क्या, हम बस 2-4 दिनों के लिए ही तो जा रहे हैं, तब तक आप हो ना, आप संभाल लेना सब कुछ।
और मैं घर के काम करूंगी या दीदी की देखभाल? और तू तो जानती है ना बड़ी दीदी में कितना गुस्सा है। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ उनका काम तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेती हैं। और वो आ रही हैं, बस पहुंचने वाली हैं, इसीलिए मैं बताने आई हूँ तुम्हें। जो भी पैक किए हैं उन्हें खोल दो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग कहीं जा रहे हो तो वो जीना मुश्किल कर देंगी तुम्हारा। ठीक है दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं फिर कभी हो आऊंगी। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो, आपकी बहन आ रही है और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे, आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मैं सुबह से पागलों की तरह 4 बजे से सारी तैयारियां कर रही हूँ और अब आपकी भाभी ने आकर बोला कि हम लोग कहीं जा ही नहीं रहे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपकी बहन आ रही है? आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अरे, जब आपको पता था कि आपकी बहन आ रही है फिर आपने मुझसे क्यों बोला कि मैं बैग पैक कर लूं? अरे यार, तो क्या हो गया? अभी तक मेरी बहन आई भी नहीं और तूने रोना धोना शुरू कर दिया। हो गए ना तेरे ड्रामे शुरू। अरे यार, मैं रो नहीं रही हूँ दीदी के आने से। अब मैं क्यों दुखी होंगी दीदी के आने से? मैं बस इसलिए दुखी हूँ कि मैं सुबह से पैकिंग कर रही हूँ और अब आपकी भाभी ने बोल दिया कि हम नहीं जा रहे। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे यार, अब ये ड्रामे करना बंद कर दे बस। अरे ऐसे का अच्छा लगता है? अब दीदी आ रही हैं, उनकी तबीयत खराब है यहाँ पर रहने के लिए, वो यहाँ रहेंगी और हम घूमने चलेंगे। ऐसे अच्छा लगता है भला क्या? अब भाभी ने बोल दिया ना कि हम नहीं जा रहे तो मतलब नहीं जा रहे। प्रणाम दीदी। अरे मधु, तुझे पता नहीं है कि हमारे घर की बहुएं सर ढककर रहती है? बड़ी भाभी, आपने इसे बताया नहीं? हाँ जी दीदी, मुझे पता है कि हमारे घर की बहुएं सर ढककर रहती हैं। पर दीदी, मैं भी बाहर जाती हूँ तो सर ढककर ही जाती हूँ। पर घर में सारा दिन सर ढककर मुझसे नहीं होगा दीदी, फिर मुझसे घर के काम नहीं होते सर ढककर। अरे बदतमीज, तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि अपनी ननद से कैसे बात करें? अरे माँ जी के जाने के बाद यही इस घर में सबसे बड़ी हैं और यही सब कुछ देखती आ रही हैं, इस घर को संभालती, और तू है कि इनसे जुबान लड़ा रही है। और दीदी, आपने तो बस मुझ पे ही सारे नियम लागू किए। अरे, जब मैं शादी करके आई थी तो आपने मुझसे इतना लंबा घूंघट करवाया था और एक इन्हें देख लो। बस यही तो इंसान है, बाकी कोई दुनिया में इंसान ही नहीं है। दीदी प्रणाम। खुश रहे बेटा, जीता रहे जी। सौरभ, बड़े भैया और पापा कहाँ पर हैं? वो दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि बड़े भैया और पापा गांव गए हैं कुछ जमीन की सिलसिले में। पर सौरभ, मुझे तो तुझसे बात करनी है। अरे तू बता, कोई बात हो गई क्या तेरे ससुराल वालों से? वो क्या है कि ना, मेरे गांव में एक लड़की है मधु के गांव की, वो बता रही थी मुझे कि तूने अपनी बीवी को मारा है, तू अच्छा नहीं है, ये है वो है सब कुछ। तू बहुत परेशान करता है, अपनी बीवी को मारता है। अरे मधु, मैं तुझसे पूछती हूँ, ऐसा भी क्या कर दिया मेरे भाई ने जो तूने अपने मायके में इतना हमारे भाई को बदनाम कर रखा है? अरे भाई, हमारे घर की छोटी छोटी बातें भी पता है तेरे ससुराल वालों को। कितनी बेइज्जती करा रखी है तेरी बीवी ने। और सौरभ, तू मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले। इतनी बदनामी होने के बाद अब तू अपनी ससुराल में एक कदम भी नहीं रखना। और सबसे पहले तो तू अपनी बीवी से फोन छीन कर रख, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताती है, इतनी बेइज्जती करवाती है हमारी। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? कौन सा ससुराल, कैसा ससुराल? अरे मैं तो झांकूंगा भी नहीं हूँ लोगों के यहाँ। इसे जाना है तो ये जाए, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे कभी। और मधु, तू हमें एक बात बता, अब की तेरी पहली संक्रांति तो तेरे मायके वालों ने कुछ भेजा नहीं क्या? कुछ साग सगुन नहीं होते हैं तेरे यहाँ चुगली करने के लिए? तो बड़ा है तेरे मायके वाले। वो दीदी, हमारे यहाँ पे जब बेटी अपने मायके जाती है तभी जो कुछ देना होता है दे देते हैं, भेजते नहीं हैं। मधु, तू तो अपनी मम्मी का नंबर मिला के मेरी बात करवा, मैं बताऊंगी उन्हें। अरे उनके यहाँ पे नहीं होते होंगे ये सब, लेकिन हमारे यहाँ पे तो होते हैं। और शादी के बाद लड़की के मायके वालों में क्या होता है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता, ससुराल में क्या होता है क्या नहीं ये जानना जरूरी होता है, वही मानना होता है। सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि इस महीने हम वॉशिंग मशीन ले लें क्या? वो इतनी सर्दी हो रही है तो हाथ से कपड़े धोने में परेशानी होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ।
देवर जी, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? कोई जरूरत नहीं है वॉशिंग मशीन पर पैसे खर्च करने की। अरे इतने तो कपड़े नहीं होते हमारे घर में, बस 4 लोगों के ही तो कपड़े होते हैं कि हाथ से ना धुले जाए। कौन से 4 लोग बता दिए आपने दीदी? घर में 6 लोग हैं और मैं धुलती हूँ सबके कपड़े, तो आपको तो कम ही लगेगा ना। मैं, जेठ जी, आप और मेरे पति देव और आपका वो छोटा सा मुन्ना और पापा जी, सबके कपड़े मैं ही धोती हूँ। आप तो कभी धोती नहीं, तो आपको कैसे पता होगा कि कपड़े कैसे धुलते हैं? देख लिया देवर जी, इसने उस छोटे से मुन्ने को भी नहीं छोड़ा। क्यों दीदी, आपको याद भी है कि आप दिन में कितने बार कपड़े बदलती हैं उसके? अरे कुछ भी गिर जाए या लग जाए तब भी आप जैसे ही देखती है मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ, निकाल कर फेंक देती हैं, ये भी धुल लेना। आपको कैसे पता होगा भाभी? क्योंकि कपड़े तो मैं धुलती हूँ इतनी सर्दी में, तो आपको क्या जरूरत पड़ी वॉशिंग मशीन की? हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू ही काम करती है अकेले, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। अरे तेरी शादी से पहले भी तू ही करती थी यहाँ सब काम। देख लो देवर जी कैसे जुबान चलती है आपकी बीवी की। अरे इसे बता दीजिए देवर जी कि इसकी शादी से पहले मैं ही काम करती थी और कोई नौकरानी नहीं लगी थी यहाँ पर, और सारा काम अकेले ही करती थी। अरे इसे तो फिर भी मैं मिली हूँ जो इसके साथ बराबर का काम करती हूँ, मैं तो सारा काम अकेले ही करती थी। बता दीजिए आप इसे देवर जी। अरे तू तो अब आई है, मैं तो पिछले 8 सालों से अकेले ही इस घर को संभालती आ रही हूँ, और कोई नौकरानी भी नहीं थी और ना ही कोई साथ देने वाला था, अकेले ही सारा काम करती थी मैं। अरे क्योंकि मुझे घर की चिंता थी। अरे तुझे पता है ये सब चीजें यूज करने से बिजली का बिल कितना आता है? क्या आपको सच में कुछ दिखाई नहीं देता या आप देखना नहीं चाहते? अरे मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या शादी के बाद एक पति जब अपनी पत्नी की परेशानियों के बारे में नहीं सोचेगा तो दूसरा और कौन सोचेगा? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। देख लिया देवर जी, अरे इसे थोड़ी सी शिक्षा क्या दे दी, इसे तो इस घर में परेशानी होने लगी। और तुझे पता भी है मैं घर कैसे चलाती हूँ? ऊपर से तेरे आने के बाद देवर जी ने सारी सैलरी देना भी बंद कर दिया है मुझे, आधी ही देते हैं। और फिर अब तू बता इतने में मैं कैसे घर को चलाऊं? अरे भाभी आप इतने परेशान थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? और भाभी मैं आपको सैलरी इसलिए कम देता हूँ क्योंकि मुन्ने के नाम मैंने अकाउंट खुलवाया है और मैं हर महीने उसमें सेविंग्स में पैसे डालता हूँ, और आपको इसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और मधु तुम्हें पता भी है भाभी तुम्हारे आने से पहले कैसे घर संभालती थी? अरे तुम्हारे साथ तो भाभी बराबर का काम करवाती है और फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तुम्हें यहाँ पे, तो चली जाओ अपने घर मायके और अपने भाई को फोन कर दो, वो ले जाएगा तुझे। और मधु तेरा तो ये रोज का हो गया है, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद कोई ना कोई बात लेकर बैठी ही रहती है। देख भाई अब तो तेरी बीवी ने जीना मुश्किल कर दिया है हम सबका। अरे पता नहीं क्या क्या प्रपंच करती रहती है अपनी माँ से, कभी ये कभी वो, कभी कहती है मैं हराम का खाता हूँ, बैठे बैठे खाता हूँ, और तेरी भाभी को तो कुछ समझती ही नहीं। अरे कल चीनी फैल गई थोड़ी सी तो तेरी भाभी ने बोला समेट के छत पे डाला, चींटी खा जाएंगी, पर उसने देखते ही देखते सारी चीनी बटोर सिंक में डाल दी तेरी भाभी के सामने। अब तू ही सोच, घर की बहू ऐसे ही ताने मारती रहेगी दिन रात तो घर में कैसे रहा जाएगा? ये लो चाय। अरे मधु, काम चोरी की भी हद होती है। अरे कल से बाबूजी के कपड़े पड़े हैं छत पर, क्यों नहीं उठा कर लाई? हाँ सही कहा आपने, मैं तो काम चोर हूँ और घर के काम आप करती है ना। अरे कितने काम करती हैं आप, मोहल्ले में जाकर हमारी चुगली करती हैं। फिर तूने वो चीनी क्यों नहीं भरी थी? क्यों भाभी, आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी थी? तो मेहंदी तो तेरे हाथों में भी नहीं लगी थी, फिर भी तूने नहीं उठाई। और आप दोनों क्या क्या परपंच करते रहते हो मुझे सब पता है। अरे मैंने खुद सुना है अपने कानों से। अरे दिन भर सारा काम करती हूँ और फिर भी मेरी बुराई करते हो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबूजी के कपड़े मैं इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि उनके कपड़े गीले थे, इसीलिए नहीं लाई थी मैं। और आप ही इन लोगों को बढ़ावा देते हो ताकि ये लोग हमारी बुराई कर सके, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अरे जिसका पति ही उस सम्मान नहीं करेगा तो दुनिया क्या करेगी? सारा काम मैं करती हूँ, फिर भी झाड़ू लेकर बाहर खड़ी हो जाती हो आप, ताकि आते जाते लोग देखें कि झाड़ू आप लगा रही हो।
अरे आप तो इतनी किस्मत वाली हो कि जेठ जी भी आपका साथ देते हैं, और मैंने खुद सुना है आप दोनों मिलकर मेरी बुराइयां करते हो। अरे सारा काम करने के बाद भी मुझे बुराइयां ही मिलती है, और आपकी भाभी, और आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, आपको तो सिर्फ अपने भैया भाभी ही सही लगते हैं। काश काश मम्मी जी जिंदा होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। अगर मम्मी जी होती तो मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे बुराइयां ही मिलती हैं। ऊपर से गलती भी मेरी दे दी जाती है, क्योंकि आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। आपको तो आपके भैया भाभी ही सही लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सास के बिना ससुराल कैसा। काश मेरी भी सास जिंदा होती।